नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की। गहलोत पायलट के विवाद पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। जानेंगे इतिहास बदलने में क्यों लगी मोदी सरकार। गुजरात में कितने दागियों को बनाया गया उम्मीदवार। बात करेंगे भीमा कोरेगांव मामले में कोर्ट के रुख की, आशीष मिश्रा की याचिका पर कोर्ट के फैसले की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बस राम के नाम पर करती है मार्केटिंग। बीजेपी ने बयान पर जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल में बदल रहे हैं सियासी समीकरण। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मिलने बुलाया। विधानसभा में हुई दोनों की मुलाकात। दिल्ली आबकारी मामले में सिसोदिया को राहत। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 21 अंकों की तेजी के साथ 62,293 पर हुआ बंद। निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 18,512 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 79 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यात्रियों के चेहरे पर थकान की बजाय उत्साह देखने को मिल रहा है। और इन दिनों ये यात्रा मध्य प्रदेश में है और आज इस राज्य में यात्रा का तीसरा दिन था। तो कैसा रहा तीसरा दिन और कौन कौन हुआ यात्रा में शामिल, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में है। यात्रा में हर रोज जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इस भीड़ ने शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए वो राहुल पर लगातार निशाना साध रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बता रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से यात्रा आगे बढ़ी, तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ किया गया वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, हम तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में यात्रा का तीसरा दिन है। राहुल के साथ यात्रा में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान ने भी यात्रा में पैदल मार्च किया था। आज राहुल गांधी ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए। भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रवेश किया था। महाराष्ट्र से होते हुए यात्रा बुरहानपुर जिले में आई थी। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र के 6 जिलों में यात्रा 12 दिन में 380 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसके बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में राहुल जिस इलाके में यात्रा निकाल रहे हैं वो इलाका मुख्य रूप से कृषि प्रधान और आदिवासी बहुल इलाके हैं। ऐसे में राहुल यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने में कामयाब नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। आज राहुल गांधी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। यात्रा अभी मध्य प्रदेश में है, जिसके बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत के बयान ने उनके और पायलट के बीच के खराब रिश्तों की एक बार फिर पोल खोल दी है और आलाकमान को हैरान कर दिया है। लेकिन पार्टी इस विवाद को सुलझाने की जुगत में लग गई है। तो क्या है पार्टी का प्लान, देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस में विवाद जारी है और सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नाराजगी समय समय पर सामने आती रहती है। हालांकि आलाकमान की तरफ से लगातार इस मसले का हल निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन गहलोत और पायलट के बयान बार बार स्थिति बिगाड़ देते हैं। ऐसे में अब गहलोत के बयान ने पार्टी को हैरान कर दिया, लेकिन पार्टी एक बार फिर विवाद को शांत करने में जुट गई है। अब इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गहलोत और सचिन को साधते हुए दोनों नेताओं को पार्टी की जरूरत करार दिया है। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को एक युवा, लोकप्रिय, पढ़े लिखे, ऊर्जावान नौजवान नेता सचिन पायलट की भी जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व एक हल ढूंढ निकालेगा जो संगठन को प्राथमिकता देकर दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से इस विवाद को लेकर कहा गया था कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक नेता है। उन्होंने अपने छोटे सहयोगी सचिन पायलट के साथ जो भी मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने वाले तरीके से हल
किया जाएगा। यानी पार्टी ने साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले पार्टी इस विवाद को सुलझा देगी, जिससे इस विवाद का असर भारत जोड़ो यात्रा पर ना पड़े। बता दें कि राजस्थान सीएम ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन पार्टी जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाने में लगी हुई है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेकर इस विवाद को खत्म कर सकता है। पार्टी का कहना है उसे दोनों नेताओं की जरूरत है। इन बयानों से साफ है कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले इस विवाद को सुलझाना चाहती है, जिससे बीजेपी इसे भुना ना पाए और आगामी चुनाव में फायदा ना उठा पाए। हालांकि राजस्थान में अगले साल के आखिर में चुनाव है, लेकिन अभी गुजरात में चुनाव है और बीजेपी और मोदी सरकार की नजर गुजरात चुनाव पर है। ऐसे में पार्टी की तरफ से अब एक नया राग अलापा जा रहा है। जब जब चुनाव की दस्तक होती है तब तब बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे चुनावी माहौल उनके पक्ष में हो जाए। ऐसा ही एक बयान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के वीर सपूत लचित बरफुकन की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेनापति लचित के योगदान को याद किया और देश के इतिहास को लेकर अपनी बात रखी। पीएम की माने तो भारत के इतिहास को दबाया गया, हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। पीएम ने कहा, दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडों को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बलिदानियों को मुख्य धारा में न लाकर जो गलती पहले की गई उसे सुधारा जा रहा है और लचित बुरफुकन की जयंती को मनाने के लिए दिल्ली में किया गया ये आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। वैसे देश के इतिहास को लेकर पीएम ने ये कोई पहली बार नहीं कहा है, वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। इधर गुजरात में चुनाव प्रचार में बिजी अमित शाह ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अब उसमें सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से ज्यादा विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी जब जब चुनाव में हार की कगार पर होती है तब तब पीएम से लेकर बीजेपी नेता वर्तमान की बात ना करके इतिहास के पन्नों को पलटने लगते हैं या फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नेहरू गांधी परिवार को जिम्मेदार बताना शुरू कर देते हैं। बीजेपी अपनी इसी रणनीति के दम पर चुनाव में जीत का परचम लहराने में माहिर है। अब गुजरात चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है। गुजरात चुनाव में फायदा उठाने के लिए पार्टी ने इतिहास को बदलने का मुद्दा उठा दिया है, जिससे जनता विकास के मुद्दों से भटक जाए और बीजेपी को फायदा मिल जाए। वैसे हर दल चुनाव में जीतने के सपने देखता है और ये दारोमदार उम्मीदवार के कंधों पर होता है, जिसकी वजह से पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को बिना सोचे समझे टिकट थमा देती है। और ये खुलासा हुआ है गुजरात के पहले चरण के मतदान से पहले सामने आई एडीआर रिपोर्ट में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 दशक से सत्ता में है। इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण की वोटिंग से पहले एडीआर ने प्रत्याशियों के हलफनामे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुजरात में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को चुनावी मैदान में उतार रखा है। खुद पीएम मोदी लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। गुजरात में बीजेपी ने एक सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए मैदान में कई सीएम उतार दिए हैं। गुजरात में 3 सीएम, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनावी सभा करके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव से पहले एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के आपराधिक बैकग्राउंड की जानकारी दी गई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने इस बार आपराधिक चेहरे वाले 14 उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। प्रतिशत के लिहाज से यह संख्या 16% है। आपको बता दें, गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में बीजेपी के जनक तलविया, कांग्रेस के वसंत पटेल, अमरदास देसानी भी हैं जो निर्दलीय मैदान में हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों में बीजेपी के पुरुषोत्तम सोलंकी, कांग्रेस के गनीबेन ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, आप के गोपाल इटालिया और अल्पेश कठेरिया शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक मामलों वाले 167 उम्मीदवारों में से 100 पर हत्या या दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं। कुछ उम्मीदवारों में 21% पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 13% पर गंभीर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के पहले चरण के लिए 89 सीटों में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
आपके 30% उम्मीदवार किसी की जान लेने के मामले, दुष्कर्म, हमला, अपहरण जैसे गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। आपके आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या 32 है। हैरान करने वाली बात यह है कि आप राज्य में स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा करते हुए प्रचार में जुटी है। कांग्रेस के 35% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एडीआर रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि आप स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा कर रही है। वैसे दावों का क्या है, वो तो कुछ भी किए जा सकते हैं। जैसे भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए की तरफ से कई दावे किए गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है। तो क्या बोला कोर्ट, आइए देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए को झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की याचिका खारिज कर दी। इसमें दलित अधिकारों के कार्यकर्ता और स्कॉलर आनंद तेलतुंबडे को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी तेलतुंबडे को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगी। 18 नवंबर को हाईकोर्ट ने तेलतुंबडे की जमानत को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ तेलतुंबडे का संपर्क कथित आतंकी समूह के साथ सामने आया है। इसके लिए अधिकतम सजा 10 साल की कैद है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपनी जमानत के फैसले पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी थी कि जांच एजेंसी एनआईए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका रख सके। इस मामले में गिरफ्तार 16 में से तीसरे आरोपी 73 साल के तेलतुंबडे हैं, जिन्हें जमानत दी गई है। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पी वरवरा राव अभी जमानत पर रिहा हैं। वहीं वकील सुधा भारद्वाज को नियमित जमानत पर रिहाई मिली हुई है। इससे पहले 82 साल के सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। एनआईए की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने राव को जमानत का आदेश दिया था। इस मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि जमानत केवल चिकित्सा आधार पर दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राव को अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी गवाह के भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए। यानी आज एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने जांच एजेंसी के दावों की हवा निकाल दी है। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में माओवादी कनेक्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी के सामने सरेंडर करने के बाद 73 साल के पूर्व आईआईटी प्रोफेसर और दलित स्कॉलर को 14 अप्रैल 2020 को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने तेलतुंबडे को जमानत देते हुए कहा है कि तेलतुंबडे के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट से जहां आज एनआईए को झटका लगा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी विवाद में आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर क्या बोला कोर्ट, जानेंगे रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी मामले में किसान लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ना तो केंद्र ने अब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कार्रवाई की है और ना ही बेटे के खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने टेनी को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट उसी दिन या उसके 1 हफ्ते के भीतर आरोप तय करे। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले 11 महीनों से जेल में है। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान घेराव कर रहे थे, गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है। इसमें हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच भी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। घटना से 4 किलोमीटर दूर कुश्ती का आयोजन था। ये गलत बताया गया है कि ये घटना पूर्व नियोजित थी। जिसने केवियट दाखिल किया उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें हाईकोर्ट पहले जमानत दे चुका था, लेकिन पीड़ित परिवारों ने जमानत का विरोध किया था। पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि अपराध पूर्व नियोजित था। इस घटना में 5 लोगों की जान गई थी। इस विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया था। साथ ही 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। जिसके बाद सवाल उठता है कि आशीष मिश्रा को बचा रही है यूपी सरकार।
और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लिस्ट तैयार कर रहा है, तो वहीं सरकार भी अपनी तैयारियों में जुटी है। और अब इसी बीच सर्वदलीय बैठक की तारीख सामने आ गई है, तो कब बुलाई जा रही है बैठक, देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अब सत्र के लिए सरकार और विपक्ष की तरफ से अपने अपने मुद्दों की लिस्ट तैयार की जा रही है। विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार नए विधेयकों को पास करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा करने के लिए शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान वो संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जोशी ने एक पत्र में कहा कि विधायी कार्य और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संभावित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक के लिए आपको आमंत्रित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में भी सहयोग की मांग करते हुए लिखा कि मैं दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आपका सहयोग भी चाहता हूं। बैठक मंगलवार 6 दिसंबर 2022 को संसद पुस्तकालय भवन, संसद भवन में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। बता दें कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना प्रोटोकॉल है, जहां विपक्ष के सामने उन विधेयकों को रखा जाता है जिन्हें सरकार सदन में पेश करने वाली है। उसी के तहत अब 6 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद 7 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि इस बार का सत्र कैसा रहता है। सरकार विपक्ष के मुद्दों को सुनकर उनके जवाब देगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।